हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश जी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा एनिमल न्यूट्रिशन एंड डेयरी टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा इस वीडियो का, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा मिल्क। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन हमारा मिल्क से रिलेटेड है। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कौन है? वी कुरियन, वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को हम लोग फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। नेशनल मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो नेशनल मिल्क डे है इंडिया में वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये हमारा 2014 से स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये वर्गीस कुरियन के जो बर्थडे है उन्हीं के बर्थडे पर हम लोग नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑपरेशन फ्लड जो कि शुरुआत की गई थी 1970 से 1996 के बीच, किससे रिलेटेड है? तो मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 से 1996 के बीच में शुरुआत हुई थी इसकी, और किससे रिलेटेड है? मिल्क। इस ऑपरेशन फ्लड शुरुआत किसने किया था? तो वर्गीस कुरियन ने। ठीक है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कौन है? वर्गीस कुरियन। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड को शुरुआत की थी। NDDB मीन्स नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था, स्थापना हुई थी 1965 में। वो हमारा है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। आनंद जगह है, आनंद में, और आनंद जगह पर है, और आनंद कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो करनाल में है, जो कि हरियाणा में है। तो आपको दोनों याद रखना है, करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि NDRI कहाँ पर है? हरियाणा में। तो हरियाणा भी क्वेश्चन आपको याद रखना है उसमें ऑप्शन में। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट। ठीक है, CIRG, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट कहाँ पर है? मथुरा में, जो कि कहाँ पर है? लोकेटेड है यूपी में। ठीक है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इज्जत नगर, जो कि लोकेटेड कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है, आगे देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी मीन्स NIANP कहाँ पर है? बेंगलोर में लोकेटेड है, जो कि कहाँ है? कर्नाटका। ठीक है, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट CARI कहाँ पर लोकेटेड है? इज्जत नगर, बरेली। ठीक है, जो भी कहाँ है? यूपी में। ठीक है, बरेली भी ऑप्शन याद रखना, इज्जत नगर बरेली में ये लोकेटेड है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट CARI, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूट्रिशन डिसीज़ देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। न्यूट्रिशनल राउट, ठीक है, ये डिसीज़ होती है न्यूट्रिशनल राउट, जो कि विटामिन A की डिफिशिएंसी के कारण होती है। ठीक है, याद रखना, न्यूट्रिशनल राउट किसकी वजह से होती है? विटामिन A के डिफिशिएंसी के कारण। और रिकेट्स होती है विटामिन D के डिफिशिएंसी के कारण। ठीक है, रिकेट्स किसके कारण होती है? विटामिन D के डिफिशिएंसी के कारण। आगे देखते हैं, कर्ल टो पैरालिसिस, ये भी एक डिसीज़ है, न्यूट्रिशनल डिसीज़ है। वो होती है विटामिन B2। ठीक है, विटामिन B2 की कमी से क्या हो जाता है? कर्ल टो पैरालिसिस। ज़्यादातर ये डिसीज़ मुर्गियों में पाई जाती है। ठीक है, पैर उनके जो टो हैं वो मुड़ जाते हैं, मीन्स पैरालिसिस हो जाता है टो में। क्रेजी चिक डिसीज़, ठीक है, ये भी डिसीज़ है, किसकी वजह से होती है? चिक में होती है, जो कि विटामिन E डिफिशिएंसी के कारण होती है। ठीक है, विटामिन E डिफिशिएंसी के कारण कौन सी डिसीज़ होती है? तो क्रेजी चिक डिसीज़ इज कॉज्ड बाय विटामिन E डिफिशिएंसी। मिल्क इज़ अ होलसम फूड, मिल्क ऐसा एक है होलसम, होलसम का मतलब होता है एक पूर्ण आहार है। ठीक है, मिल्क हमारा कैसा है? एक पूर्ण आहार है, जिसमें सभी चीज़ पाए जाते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सभी मिलकर क्या बना लेते हैं? एक होलसम फूड, मीन्स मिल्क इज़ अ होलसम फूड। लैक्टोज इज़ अ मिल्क शुगर, जो लैक्टोज है वो उसे हम लोग मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लैक्टोज को हम लोग क्या कहते हैं? मिल्क शुगर। प्रेजेंट नेचुरली ओनली इन मिल्क, जो कि सिर्फ नेचुरली मिल्क में ही पाया जाता है और नेचुरली और कहीं प्लांट ऑरिजिन नहीं है। तो लैक्टोज इज़ ओनली ऑफ एनिमल ऑरिजिन। ठीक है, ये प्लांट ऑरिजिन नहीं है, जो कि सिर्फ मिल्क में पाया जाता है। ठीक है,
इन मिल्क द कंसनट्रेशन ऑफ लैक्टोज वेरी फ्रॉम 2 to 8%। मिल्क में जो लैक्टोज का कंटेंट होता है वो वेरी करता है 2 से 8%, किसी में 2%, किसी में 3, 4, 5 ऐसे ऐसे डिफरेंट मिल्क में पाया जाता है। ह्यूमन मिल्क की बात करें तो 6.8%। ठीक है, ह्यूमन मिल्क में कितना होता है 6.8%। इट इज़ अ डाइसैकराइड। ठीक है, जो लैक्टोज है वो कैसा है, डाइसैकराइड है। ठीक है, मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। किससे बना होता है, 2 मॉलिक्यूल से बना होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल। तो लैक्टोज इज अ डाइसैकराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कनेक्टेड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा कनेक्ट होता है। मीन्स ग्लूकोज और गैलेक्टोज किससे कनेक्ट होते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, C12H22O11। ठीक है, क्या होता है C12H22O11। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। लैक्टोज को हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जानते हैं, और ये एनिमल ऑरिजिन का है। ठीक है, क्वेश्चन कह सकता है लैक्टोज इज ऑफ एनिमल ऑरिजिन और प्लांट ऑरिजिन। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इट इज़ ऑफ एनिमल ऑरिजिन। ठीक, आप देखते हैं कौन सी विटामिन होती है जो फैट सॉल्युबल होती हैं, कौन सी विटामिन होती हैं जो वाटर सॉल्युबल होती हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं A, D, E एंड K। ठीक है, याद कैसे रखना है, कीड़ा KEDA ऐसे याद रख लीजिए, कीड़ा। ठीक है, KEDA कीड़ा। तो कीड़ा क्या हो जाएगा, फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन B एंड C। कंफ्यूज नहीं होना है कि A, D, K किस में होगा और B और C किस में होगा। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होती है, B एंड C। याद रखने के लिए ट्रिक याद रख लीजिए, गई भैंस पानी में, B-C से मतलब भैंस पानी में। ठीक है, गई भैंस पानी में, तो वाटर, पानी मतलब वाटर, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हो गई, B एंड C। आगे देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बाई लैक्टोमीटर। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल्क की मेज़र की जाती है वो किससे मेज़र की जाती है, लैक्टोमीटर से। ये कहा है कि डेंसिटी किससे मेज़र की जाती है, तो वो भी लैक्टोमीटर से मेज़र की जाती है। अगर कहा स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे मेज़र की जाती है, तो वो भी किससे मेज़र की जाती है, लैक्टोमीटर से। ठीक है, काऊ मिल्क का जो लैक्टोमीटर रीडिंग होता है वो कितना होता है, 28 से 30। ठीक है, काऊ मिल्क का जो लैक्टोमीटर रीडिंग होता है वो 28 से 30 होता है, और बुफेलो मिल्क का जो रीडिंग होता है वो 30 से 32 होता है। ठीक है, ये दोनों पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैक्टोमीटर का रीडिंग काऊ मिल्क में कितना होता है, 28 से 30, और बुफेलो का कितना होता है, 30 से 32। ठीक है, आगे देख लेते हैं एवरेज केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिल्क इन डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज में मिल्क का जो केमिकल कंपोजिशन है वो कितना होता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात शेयर करना चाहेंगे। आज मैंने अपना एनालिटिक देखा, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ 30% बच्चों ने अब चैनल को सब्सक्राइब किया है, बाकी जो 70% लोग हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं कि काऊ मिल्क में वाटर कितना होता है, तो 86.4% होता है, फैट होता है 4.6%, टोटल प्रोटीन होता है 3.4%, और लैक्टोज होता है 4.9%। ठीक है, ये आपको मेजर ये 4 याद रखने हैं, वाटर, फैट, प्रोटीन एंड लैक्टोज। बुफेलो में 83.5% फैट में वाटर होता है, मीन्स काऊ से कम होता है। फैट होता है 6.6। ये जो फैट दिया हुआ है ये डिफरेंट स्पीसीज पे डिफर करता है, तो यहाँ पर एवरेज फैट दिया है। ठीक है, एवरेज केमिकल कंपोजिशन दिया हुआ है। प्रोटीन कितना है 3.9%, और लैक्टोज होता है 5.2%। मीन्स जो भैंस का दूध होता है वो थोड़ा सा मीठा होता है एज कंपेरिजन टू काऊ। गोट का होता है 86.5% वाटर होता है, 4.5% फैट होता है। टोटल प्रोटीन की बात करें तो 3.5% होता है, और लैक्टोज 4.7%। ठीक है, शीप मिल्क की बात करें तो वाटर सबसे कम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है, 79.4% होता है। फैट होता है 8.6%, और प्रोटीन होता है 6.7%। ठीक है, एनिमल की बात करें तो जो शीप होती है उसमें, आप वेल को छोड़ दीजिए, शीप होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। लैक्टोज 4.3%। ठीक है, एलिफेंट कैमल की बात करें तो 86.5% वाटर होता है, 3.1% फैट होता है, टोटल प्रोटीन 4% होता है, और लैक्टोज 5.6%। यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है ये एग्ज़ाम में और यहाँ पे वैल्यू पे थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है, क्योंकि
अलग अलग बुक में अलग अलग वैल्यू दी हुई है, कहीं पर एक पॉइंट नीचे और एक पॉइंट ऊपर होता है, ठीक है। एलिफेंट में वाटर कितना होता है मिल्क में, एलिफेंट के मिल्क में 67.8%, फैट होता है 19.6% और टोटल प्रोटीन होता है 3.1%, ठीक है। और लैक्टोज कंटेंट होता है 8.8%, ठीक है। आगे देखना है ह्यूमन मिल्क देख लेते हैं। इसमें वाटर होता है 87.7%, फैट होता है 3.6%, टोटल प्रोटीन होता है 1.8% एंड लैक्टोज होता है 6.8%। ह्यूमन मिल्क का जो लैक्टोज कंटेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। ह्यूमन मिल्क का जो लैक्टोज कंटेंट है वो 6.8% है, ठीक है। आगे देखते हैं इंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। जो इंजाइम्स होती हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होती है, ठीक है। इंजाइम्स क्या होती है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होती है विच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देती हैं। अल्टर इन द सेंस इंक्रीज भी करती हैं और डिक्रीज भी करती हैं। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होंगी वो इंक्रीज करेंगी और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होंगी वो डिक्रीज करेंगी, ठीक है। इसीलिए वर्ड अल्टर यूज किया जाता है। इंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट विच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट, और उसमें अपना भाग नहीं लेती हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। जितनी भी एंजाइम होती है वो सभी प्रोटीन से बनी होती हैं। बहुत अच्छे से याद रखना है कि सभी एंजाइम किससे बनी होती हैं, प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम्स, ठीक है। जो राइबोजाइम होता है ये प्रोटीन से नहीं बना होता है, लेकिन ये एक एंजाइम है जो कि एक आरएनए मॉलिक्यूल है, ठीक, मॉलिक्यूल से बना होता है। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, तो ये भी याद रखना है। एंजाइम लाइपेज स्प्लिट फैट टू प्रोड्यूस रेंसिडिटी। ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में एज आता हो मोस्ट कॉमनली वो एंजाइम्स होती हैं, ठीक है। जिसके लास्ट में एज ASE, तो एंजाइम जो लाइपेज होती है वो फैट को स्प्लिट कर देती और रेंसिडिटी को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, मिल्क में। प्रोटीएज एंजाइम होती है जो कि प्रोटीन को स्प्लिट करती है मिल्क में। एमाइलेज, एनालेज और डाइटेज ये हमारे स्टार्च को स्प्लिट करती है। किसको स्प्लिट करती हैं, स्टार्च को, ठीक है। याद रखना है लाइपेज फैट, प्रोटीएज प्रोटीन, एमाइलेज, एनालेज और डाइटेज किसको करती हैं, स्टार्च को करती है, ठीक है। और याद रखना है कि राइबोजाइम हमारी क्या है, एंजाइम है जो कि प्रोटीन से मेड अप ऑफ नहीं होती, बनी नहीं होती है। आगे देखते हैं बुफेलो मिल्क, गोट मिल्क, काउ मिल्क एंड कैमल मिल्क आर कलरलेस। सॉरी यहाँ पर काउ मिल्क नहीं होगा, काउ का जो मिल्क होता है स्लाइटली येलोइश इन कलर होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, वो होता है हमारा कैरोटीन की वजह से, ठीक है। स्लाइटली येलोइश इन कलर होता है, तो यहाँ पर काउ मिल्क नहीं होगा, ठीक है। बुफेलो मिल्क, गोट मिल्क एंड कैमल मिल्क आर कलरलेस। वे इज़ येलोइश ग्रीन ड्यू टू राइबोफ्लेविन। वे क्या होता है, वो येलोइश। बुफेलो का मिल्क कभी कभी आपने वाइट होता है वो केसीन की वजह से होता है, ठीक है। कहीं पर आपको लिखा है केसीन की वजह से बुफेलो का जो मिल्क, मेनली ये कलरलेस होते हैं, लेकिन कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से इनका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, जिससे काऊ में कैरोटीन होता है, ठीक है। बुफेलो में केसीन की वजह से जिसका कलर है वो चेंज हो जाता है। वे इज़ येलोइश ड्यू टू राइबोफ्लेविन, ठीक है। वे जो होता है वो येलोइश ग्रीन कलर का होता है। वो येलोइश ग्रीन जो कलर होता है वो किसकी वजह से आता है, तो वो राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या होता है, एक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है जो कि वे को येलोइश ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। वे क्या होता है, जब आप चीज़ निकाल लेते हैं उससे जो पानी बचता है मिल्क, उसे हम लोग वे कहते हैं, ठीक है। लिक्विड पोर्शन लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द चीज़। प्रोटीन मेनली प्रेजेंट इन मिल्क। कौन कौन सी मिल्क में प्रोटीन होती हैं, तो केसीन होती है, लैक्टोएल्ब्यूमिन होती है और लैक्टोग्लोबुलिन होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, केसीन। और भी प्रोटीन होती है लेकिन ये मेन प्रोटीन है केसीन, लैक्टोएल्ब्यूमिन एंड लैक्टोग्लोबुलिन। 80% मिल्क में केसीन पाई जाती है, ठीक है। मिल्क में 80% कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसीन, लैक्टोएल्ब्यूमिन, उसके बाद देन लैक्टोग्लोबुलिन जो कि अप्रॉक्सीमेट 0.10% पाई जाती है, और ये हमारा 0.5% शायद पाई जाती है, ठीक है। केसीन इन मिल्क इज प्रेजेंट एज अल्फा केसीन। जो मिल्क में जो केसीन प्रेजेंट होता है वो 3 फॉर्म में होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा केसीन, ठीक है। जो अल्फा केसीन होती है मिल्क में वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, ह्यूमन मिल्क में, ह्यूमन का जो मिल्क होता है उसमें जो केसीन तो होती है लेकिन सिर्फ 2 केसीन होती हैं, एक बीटा केसीन होती है और एक अल्फा केसीन, वो
गामा केसिन होती है। जो अल्फ़ा केसिन है वो ह्यूमन मिल्क में नहीं पाई जाती है, तो ये भी याद रखना है, ह्यूमन मिल्क डज नॉट कंटेन अल्फ़ा केसिन। जो अल्फ़ा केसिन होती है वो ह्यूमन मिल्क में नहीं होती है, लेकिन बोवाइन का मिल्क, कैटल का मिल्क में सबसे ज़्यादा क्या होता है, अल्फ़ा केसिन। मिल्क प्रोटीन एंड मिनरल मैटर आर प्रेजेंट इन कोलाइडल स्टेट, ठीक है। मिल्क में जो मिल्क प्रोटीन होती है और जो मिनरल मैटर्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, तो वो कोलाइडल स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मिल्क कंटेन 0.32% कोलेस्ट्रॉल, मिल्क में कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, तो 0.32%। एनिमल केप्ट ऑन ग्रीन फॉडर हैज़ लार्जर फैट ग्लोबुल्स, ऐसे एनिमल जिनको हरा चारा खिलाया जाता है ज़्यादा, उनके जो फैट ग्लोबुल्स होते हैं, उनका जो साइज़ होता है फैट ग्लोबुल्स का वो ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कंपेरिजन टू ऐसे एनिमल जिनको सिर्फ सूखा भूसा खिलाया जाता है, ठीक है। तो एनिमल केप्ट ऑन ग्रीन फॉडर, जो ग्रीन फॉडर पे खिलाया जाता है उनका जो फैट ग्लोबुल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। लैक्टोज इज प्रेजेंट इन ट्रू सॉल्यूशन, जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है वो किसके फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो फैट होता है वो इमल्सन, ठीक है। ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन लिखा रहेगा, लैक्टोज इज प्रेजेंट एज वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन या ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। तो कैसा होता है, ऑयल इन वाटर टाइप, मतलब जैसे आप पानी में तेल डालते हैं वैसे ही लैक्टोज होता है मिल्क में। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क इज़ ग्रेटर देन 1, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है मिल्क की वो 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है। काऊ की स्पेसिफिक ग्रेविटी, काऊ मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.028 से 1.030, और बुफेलो मिल्क होते हैं 1.030 से 1.032, ठीक है। ये याद रखना है, काऊ का 1.028 से 1.030 और बुफेलो का 1 मीन्स बुफेलो का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू काऊ, और ये 1 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। जो काऊ का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है माइनस लगाए आगे 0.47547, ठीक है। और बुफेलो का होता है -0.549, ठीक है। ये बुफेलो का होता है, मीन्स बुफेलो का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम होता है एज कंपेरिजन टू काऊ, क्योंकि इसमें जो डिज़ोल्व सॉलिड होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर आप मिल्क में डिज़ोल्व सॉलिड्स ज़्यादा होंगे तो जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, इसीलिए जो कोलेस्ट्रम का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है एज़ कंपेरिजन टू नॉर्मल मिल्क। मिल्क हैज़ एम्फोट्रिक नेचर, मिल्क का नेचर कैसा होता है, एम्फोट्रिक। मीन्स जो मिल्क है कभी एज अ बेस बिहेव करता है और कभी एज अ एसिडिक बिहेव करता है। मिल्क एसिडिक तो होता है, कितना pH होता है 6.6, तो कभी कभी एज अ बेस बिहेव करता है, कभी कभी एज अ एसिड बिहेव करता है। मीन्स कभी रेड लिटमस को ब्लू कर देता है और ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मिल्क हैज़ एम्फोट्रिक नेचर। एसिडिटी ऑफ काऊ मिल्क कितनी होती है, 0.14, वहाँ पर रेंज में भी दिया जा सकता है, जैसे दिया जाता है 0.12 से 0.16, आपका आंसर आ जाएगा 0.14, ठीक है। रेंज में याद रखना है आपको। बुफेलो मिल्क का कितना होता है, 0.14 से 0.18, ठीक है। तो आगे पीछे 1 पॉइंट आगे पीछे चल जाता है। टाइट्रेबल एसिडिटी क्या होता है, नेचुरल एसिडिटी जो होती है मिल्क की, और जो एसिडिटी डेवलप होती है अगर आपने मिल्क को काफ़ी देर तक रख दिया तो बैक्टीरियल एक्शन की वजह से उसमें एसिडिटी को डेवलप हो जाती है। पहले से कुछ एसिडिटी होती है मिल्क की, मिल्क का जो pH होता है कितना होता है 6.6, ठीक है। मीन्स पहले से थोड़ा एसिडिक है, लेकिन आपने उसको थोड़ी देर रख दिया तो जो बैक्टीरियल एक्शन की वजह से उसमें थोड़ी सी और एसिडिटी डेवलप हो जाती है। तो इन दोनों को हम लोग कहते हैं टाइट्रेबल एसिडिटी, मीन्स नेचुरल एसिडिटी प्लस डेवलप एसिडिटी इज नोन एज टाइट्रेबल एसिडिटी। फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं इस टॉपिक में। pH ऑफ मिल्क कितना होता है 6.6, ठीक है। मिल्क का जो pH होता है वो कितना होता है 6.6। हाइयर pH क्या इंडिकेट करता है, मैस्टेसिस, ठीक है। मीन्स जो बोवाइन है हमारा वो मैस्टेटिस से ग्रस्त है। लोअर pH क्या इंडिकेट करता है, बैक्टीरियल एक्शन, मीन्स दूध में क्या है, बैक्टीरिया है और दूध हमारा खट्टा हो गया है, सोर हो गया है, सोरिंग, ठीक है। एनर्जी वैल्यू ऑफ मिल्क, जो एनर्जी वैल्यू की होती क्या होती है मिल्क की, देखते हैं। मिल्क शुगर मीन्स लैक्टोज की बात कर रहा है, लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर जो कि हमें प्रोवाइड करता है 1.4 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। एनर्जी कितनी प्रोवाइड करता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैक्टोज प्रोवाइड एनर्जी कितना, तो 4.1 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। ये लार्ज कैलोरी की बात कर रहा है, यहाँ जो कैलोरी दिया हुआ है C, ये हमारी लार्ज कैलोरी है, ठीक है। लार्ज कैलोरी 4.1 कैलोरी लार्ज कैलोरी पर ग्राम, और मिल्क फैट जो प्रोवाइड करता है वो हमारा 9.3 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। और जो प्रोटीन होता है वो 4.1 कैलोरी पर ग्राम।
मीन्स जो मिल्क होता है, मिल्क फैट, वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा प्रोवाइड करता है एनर्जी एज कंपेरिजन टू शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मीन्स प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। आगे देखते हैं, फैट प्रोवाइड 2.5 टाइम्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है। जो फैट होता है वो 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना नहीं कहेंगे, थोड़ा सा कम है, 2.5 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की अपेक्षा। मिल्क लैक फाइबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्क में फाइबर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता मिल्क में फाइबर, बट अ गुड लैक्सेटिव। लेकिन ये क्या है, गुड लैक्सेटिव। लैक्सेटिव का मतलब होता है ऐसी औषधि, औषधि तो यहाँ पर मिल्क को औषधि नहीं कहेंगे, मीन्स ऐसी औषधि जो कि हमारा पेट साफ करने में मदद करता है, उसे हम लोग कहते हैं लैक्सेटिव। तो मिल्क इज़ अ गुड लैक्सेटिव। और कोलेस्ट्रम और भी ज़्यादा लैक्सेटिव होता है, मिल्क से भी ज़्यादा। मिल्क विद लो कर्ड टेंशन प्रोड्यूस सॉफ्ट कर्ड, ठीक है, सॉफ्ट मिल्क। ऐसा मिल्क जिसका जो कर्ड टेंशन होता है वो उसका कम होता है तो वो सॉफ्ट मिल्क को प्रोड्यूस करेगा। अगर आपने कर्ड टेंशन के बारे में थोड़ा सा और जानना है तो जिसका पहला पार्ट है वीडियो का वहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर आपको अच्छे से समझाया गया हुआ, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जो मिल्क का कर्ड टेंशन है अगर वो कम है, ठीक है, तो वो सॉफ्ट मिल्क प्रोड्यूस करेगा। ह्यूमन मिल्क हैज़ जीरो कर्ड टेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन मिल्क का जो कर्ड टेंशन होता है वो कितना होता है, जीरो। इसीलिए जो इन्फेंट्स होते हैं, मीन्स जो बेबीज़ होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो ह्यूमन मिल्क को ईजिली डाइजेस्ट कर जाते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, -605 से 0.605 से -0.570, ठीक है, थोड़ा सा कम होता है एज़ कंपेरिजन टू नॉर्मल मिल्क, क्योंकि यहाँ पर जो डिजोल्व सॉलिड हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेरिजन टू मिल्क, ठीक है। तो अगर आप किसी सब्सटेंस में सॉल्यूशन में सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। पीएच कितना होता है, 6, ठीक है, पीएच कोलेस्ट्रम का कितना होता है, 6। कोलेस्ट्रम सोर टेस्ट ड्यू टू हायर क्लोराइड कंटेंट एंड लो लैक्टोज। कोलेस्ट्रम जो है हल्का सा खट्टा सोर टेस्ट होता है क्योंकि वहाँ पर क्लोराइड कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, और जो लैक्टोज कंटेंट होता है जो कि स्वीटनेस प्रोवाइड करता है वो कम होता है। कोलेस्ट्रम इज रिच इन आयरन, ठीक है, कोलेस्ट्रम क्या है, आयरन में रिच है। मीन्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा एट विच स्टेज हाईएस्ट कोलेस्ट्रम इज फाउंड, मीन्स सबसे ज़्यादा जो कोलेस्ट्रम है, कोलेस्ट्रम को हिंदी में कहते हैं खीस, किस स्टेज पर सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रम पाया जाता है, तो वो किस स्टेज पर सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, तो वो कोलेस्ट्रम के स्टेज पे सबसे ज़्यादा मिल्क में आयरन पाया जाता है। एंड कोलेस्ट्रम इज़ अ गुड लैक्सेटिव, ठीक है, मतलब पेट साफ करने में मदद करता है। फैट ग्लोब्यूल्स ऑफ बफेलो मिल्क इज़ लार्जर देन काउ मिल्क, जो बफेलो मिल्क के फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं एज कंपेरिजन टू बफेलो मिल्क। जर्सी काउ प्रोड्यूस फैट विद लार्जेस्ट फैट ग्लोब्यूल्स एंड हॉल्स्टीन फ्राइशियन स्मॉलेस्ट फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है, जो जर्सी काउ होती हैं उनके जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं एज कंपेरिजन टू हॉल्स्टीन फ्राइशियन जो ब्रीड होती है उससे, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट किसके होते हैं, हॉल्स्टीन फ्राइशियन के, और सबसे बड़े किसके होते हैं, जर्सी काउ के। यील्ड ऑफ मिल्क इज मिनिमम इन फर्स्ट लैक्टेशन एंड मैक्सिमम इन सेकेंड लैक्टेशन। जो यील्ड ऑफ मिल्क है, ठीक है, दूध का उत्पादन है, वो सबसे कम कब होता है, पहला लैक्टेशन में, जब मीन्स पहली गाय या भैंस पहली बार जब बच्चा देती है तो उस समय जो दूध का उत्पादन है वो सबसे कम होगा, और सबसे ज़्यादा कब होता है, दूसरे, ठीक, लैक्टेशन में, सेकेंड में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद 2, 3, 4 जनरेशन तक वो मिल्क है रिमेन कांस्टेंट रहता है। आगे देखते हैं, एल्वोलाई इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ मिल्क सेक्रेशन, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्वोलाई जो है हमारा फंक्शनल यूनिट है मिल्क सेक्रेशन का। अबाउट 500 लीटर ऑफ ब्लड पासेज थ्रू अडर टू प्रोड्यूस 1 लीटर ऑफ मिल्क। अगर कोई बोवाइन 1 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करती है तो 500 लीटर ऑफ मिल्क उसके अडर का मतलब होता है थन से पास होता है, ठीक है, 500 लीटर ऑफ मिल्क पासेज टू प्रोड्यूस 1 लीटर ऑफ मिल्क। फंक्शनल यूनिट ऑफ मिल्क सिक्रेशन का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, तो एल्वोलाई, जैसे ऊपर आपने देखा भी क्या होता है, एल्वोलाई और सिक्रेटिंग टिश्यू, ये भी याद रखना है, सिक्रेटिंग टिश्यू या एल्वोलाई दोनों दे सकता है, ठीक है। सेल इन्वॉल्व इन मिल्क सिक्रेशन, कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं मिल्क सिक्रेशन में, एपिथेलियल सेल और सिक्रेटरी सेल, ठीक है, याद रखना है मिल्क सिक्रेशन में कौन से सेल होते हैं, एपिथेलियल सेल और सिक्रेटरी सेल, ठीक है। हार्मोन इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन आर सिक्रेटेड बाय प्लेसेंट्रा। जो हार्मोन होते हैं इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन होते हैं ये किसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, तो प्लेसेंट्रा के द्वारा, ठीक है।
आगे देखते हैं मिल्क सिक्रेशन इनहिबिटिंग हार्मोन, ऐसे हार्मोन जो कि मिल्क सिक्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं, मिल्क के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, तो वो हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये जो दो हार्मोन हैं ये मिल्क के सिक्रेशन को कम कर देते हैं। ठीक है, ये मेनली जो प्रेगनेंसी के समय जो काऊ और बफेलो मिल्क नहीं देती है, तो यही दोनों हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हार्मोन फॉर लैक्टोजेनेसिस मीन्स इनिशिएशन ऑफ मिल्क, मिल्क को इनिशिएट करने के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो मेन होता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन इज मेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ मिल्क। अदर ग्रोथ, अगर प्रोलैक्टिन नहीं है तो अदर ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और एक अदर होता है एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है लैक्टोजेनेसिस। तो लैक्टोजेनेसिस का मतलब होता है इनिशिएशन ऑफ मिल्क। ठीक है, हार्मोन इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, इनिशिएशन के लिए दूसरा होता है और मेंटेनेंस के लिए दूसरा हार्मोन होता है। ठीक है, मेंटेनेंस मतलब दूध को मेंटेन करने के लिए कि कौन से हार्मोन होते हैं, तो ऐसे हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रेट किए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं हार्मोन इसेंशियल फॉर लैक्टेशन। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन होते हैं, प्रोलैक्टिन, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, नाम लिख लेना है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, TSH मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन जो होता है लेटिंग डाउन ऑफ मिल्क। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटिंग डाउन ऑफ मिल्क, जैसे कोई गाय या भैंस दूध नहीं देती है तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा के हम लोग क्या करते हैं, उससे दूध निकालते हैं। एडिर्नल कॉर्टिकोइड्स कार्टिसोन इन लोअर डोज, ठीक है, ये एक हार्मोन है एडिर्नल कॉर्टिकोइड्स कार्टिसोन, जो कि लोअर डोज में, मीन्स लोअर डोज का मतलब होता है 1 से 1.5 mg। अगर आप इससे कम लेंगे 0.5 या 0.1 तो वो क्या करेगा, ना इनिबिट करेगा मिल्क सेक्रेशन को, ना इंक्रीज करेगा, तो वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मीन्स अगर हमें लोअर डोज में लेना है 1 से 1.15 तक तो वो मिल्क सेक्रेशन को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा लेते हैं 10 से 20 mg तो वो इनिबिट कर देते हैं, मिल्क सेक्रेशन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, रोक देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा भी नहीं लेना है और कम भी नहीं लेना है, तो नॉर्मल की आपकी रेंज आपको याद रखना है 1 से 1.5 हमारा मिल्क सेक्रेशन को इंक्रीज करते हैं, और इससे कम लेंगे तो वो कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ज़्यादा ले लेंगे तो इनिबिट कर देंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं, लैक्टोजेनेसिस क्या होता है, रिफर्स टू द इनिशिएशन ऑफ मिल्क सेक्रेशन, मिल्क सेक्रेशन को इनिशिएट करना क्या कहलाता है, लैक्टोजेनेसिस। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्टार्च। ठीक है, मिल्क में स्टार्च मिलाया गया है या नहीं मिलाया गया है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, जो कि डीप ब्लू कलर देता है। ठीक है, अगर आप मिल्क लीजिए, अगर उसमें स्टार्च मिला हुआ है और आप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो वो उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर। ठीक है, हंसा टेस्ट क्या होता है, ऐसा टेस्ट जो कि हम लोग यूज़ करते हैं कि काऊ मिल्क में बुफेलो मिल्क तो नहीं मिला हुआ है, उसको टेस्ट करने के लिए हंसा टेस्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, बुफेलो मिल्क एडेड टू काऊ मिल्क, काऊ मिल्क में बुफेलो मिल्क के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग हंसा टेस्ट यूज़ करते हैं। उल्टा नहीं करना है कि बुफेलो मिल्क में काऊ मिल्क नहीं, काऊ मिल्क में बुफेलो मिल्क कितना है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग हंसा टेस्ट यूज़ करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट होता है। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट कौन सा होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट, वो हमारा 0.1% तक भी पकड़ लेता है कि इसमें कुछ मिलाया गया है। एंड अडल्ट्रेशन अप टू, ये भी हमारा जो सेंसिटिव टेस्ट होता है, अडल्ट्रेशन अप टू 1% अगर आपने मिलावट की है इसके बावजूद ये आपको पकड़ लेगा। ठीक है, 1% आपने इसमें मिलावट की है। नाइट्रेट टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर, नाइट्रेट टेस्ट किसके लिए होता है, वाटर को डिटेक्ट करने के लिए होता है मिल्क में। सिंथेटिक मिल्क, सिंथेटिक मिल्क क्या होता है, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल मिल्क कह सकते हैं, किससे प्रिपेयर किया जाता है, यूरिया, वाटर, सुक्रोज जिसे हम लोग चीनी कह सकते हैं, कहते ही हैं, सोडा, सॉल्ट, वेजिटेबल ऑयल एंड डिटर्जेंट, इन सभी को मिलाकर एक मिल्क तैयार किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं सिंथेटिक मिल्क। ठीक है, अब कुछ मिल्क प्रिजर्वेटिव हैं, लीगल और इलीगल। लीगल मतलब ऑफिशियल, जिनको ऑफिशियल तरीके से ऐड किया जाता है मिल्क में उनके प्रिजर्वेशन के लिए। दूसरे हैं इलीगल, जो कि लोग मिल्क को इंक्रीज़ करने के लिए, मिल्क को ज़्यादा मिल्क करने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो लीगल कौन कौन से हैं, अल्कोहल हो गया, ठीक है, ये ऑफिशियल है, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, फॉर्मलाइन, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, मर्क्यूरी क्लोराइड एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये हमारे क्या हैं, ऑफिशियल मिल्क प्रिजर्वेटिव। इलीगल कौन से हैं, जो कि बैन है लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट
HCO3, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, H2O2, बोरिक एसिड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट में कंफ्यूज नहीं होना है। पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है और डाइक्रोमेट, ठीक है, डाइक्रोमेट लीगल में और नाइट्रेट इलीगल में यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, फिजियोकेमिकल, यहाँ पर फिजियोकेमिकल चेंज लिखा रहेगा, ठीक है। फिर कौन कौन से फिजियोकेमिकल चेंज होते हैं, यहाँ पर फिजियोलॉजिकल गलत हो गया, फिजियोकेमिकल लिखना था। फिजियोकेमिकल चेंज ड्यूरिंग स्टोरेज, मिल्क को स्टोर करते समय कौन कौन से फिजियोकेमिकल चेंजेस हैं, तो रेंसिडिटी, ठीक है, रोपीनेस, स्वीट कर्डलिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्वीट कर्डलिंग, बिटर फ्लेवर, कड़वा फ्लेवर, प्रोटियोलाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटीन, एल्कली प्रोडक्शन, मिल्क एल्कलाइन हो जाता है, और गैसिनेस, मिल्क क्या करते हैं, कुछ गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हमारे फिजियोकेमिकल चेंजेस है जो कि स्टोरेज के समय हो सकते हैं। रफेज आर बल्की फीड्स, अब थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, एनिमल न्यूट्रिशन। तो जो रफेज होते हैं वो बल्की होते हैं, मीन्स इनको हमें ज़्यादा मात्रा में देना पड़ता है, ठीक है। ये कैसे हैं बल्की फीड्स, जिनमें क्रूड फाइबर का मात्रा होता है ग्रेटर देन 18%, ठीक है। जो रफेज में क्रूड फाइबर होते हैं वो ग्रेटर देन 18% होते हैं, और लो इन टीडीएन, टीडीएन क्या होता है, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स, क्या होता है, लो होता है। कंसंट्रेशन फीड की बात करें, फीड दो प्रकार के होते हैं, एक रफेज और दूसरा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन फीड मेनली हमारा जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है, विटामिन सी, इन सबको सप्लाई करता है, ठीक है। जो क्रूड फाइबर है 18% होता है, लेस देन 18% से कम होता है, और मोर टीडीएन, ठीक है, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट, ट्रू डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट, ठीक है। आगे देखते हैं, कंसंट्रेशन फीड को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, ऐसे फीड जो कि एनर्जी रिच होते हैं और दूसरे होते हैं प्रोटीन रिच, मीन्स विच आर एनर्जी रिच आर कंसंट्रेशन फीड, और दूसरे हैं प्रोटीन रिच। जिसमें क्रूड प्रोटीन की मात्रा लेस देन 18 होती है उसे हम लोग कहते हैं एनर्जी रिच, और जिसमें क्रूड प्रोटीन की मात्रा 18 से ज़्यादा होती है उसे हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन प्रोटीन रिच फीड, कंसंट्रेट प्रोटीन रिच फीड, ठीक है। क्रूड प्रोटीन हमारा 18% से ज़्यादा होता है। हाईएस्ट लैक्टोज कंटेंट इज इन बिच मिल्क, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिच मिल्क, बिच मतलब फीमेल डॉग, मीन्स कुतिया, कुतिया के दूध में सबसे ज़्यादा लैक्टोज कंटेंट पाया जाता है। हाईएस्ट प्रोटीन किस में पाया जाता है, शीप के मिल्क में पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, शीप के मिल्क में। और हाईएस्ट फैट कंटेंट किस में पाया जाता है, तो वो एलिफेंट के मिल्क में, ठीक है। ये याद रखना, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा लैक्टोज बिच मिल्क, प्रोटीन शीप मिल्क, एंड हाईएस्ट फैट इज इन एलिफेंट मिल्क। आगे देखते हैं अमूल। अमूल का फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है, आनंद मिल्क यूनिलीवर लिमिटेड। कहाँ पर है, गुजरात में, आनंद में, ठीक है। अब देखते हैं काऊ के स्टमक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो काऊ का स्टमक होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, मीन्स 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है र्यूमेन, सेकेंड इज रेटिकुलम, थर्ड इज ओमेसम, एंड फोर्थ इज ओबमेसम। र्यूमेन जो होता है सबसे बड़ा पार्ट होता है, मीन्स लार्जेस्ट पार्ट पूछेगा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ काऊ स्टमक, तो र्यूमेन, ठीक है, जहाँ पर जो फीड्स खाती है वो स्टोर होता है जाके। देन ओबमेसम, ट्रू स्टमक, ओबमेसम को हम लोग ट्रू स्टमक कहते हैं। इंजाइम सिक्रेट इन ओबमेसम, सब जो इंजाइम सिक्रेट होती है वो कहाँ पर होती हैं, ओबमेसम में, ठीक है। साइलेज, साइलेज क्या होता है और हे क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। साइलेज में 55 से 70% मॉइस्चर प्रतिशत हो सकता है, नमी हो सकती है, ठीक है। 30 से 40% ड्राई मैटर होता है। मेड बाय मेज, ज्वार एंड पर्ल मिलेट, ठीक है। साइलेज किससे बनता है, मेज, ज्वार एंड पर्ल मिलेट। हे बनता है, ठीक है, हे क्या होता है, ऐसा चारा जिसमें जो मॉइस्चर होता है वो लेस देन 18% होता है। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि लेस देन 15% होता है, ठीक है, कहीं कहीं आपको मिलेगा कि लेस देन 22% होता है, ठीक है। तो मॉइस्चर कितना होता है, 20 लेस देन 18%। 70% ड्राई मैटर होता है। ये मेनली हमारा ग्रासेस के द्वारा बनाया जाता है, ग्रासेस से बनाया जाता है उनको सुखाकर। और सुटेबल क्रॉप होती है लूसन, लूसन मोस्ट सुटेबल क्रॉप होती है हे बनाने के लिए, ठीक है। 10% मॉइस्चर इज अवेलेबल इन व्हीट स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ में कितना परसेंट मॉइस्चर अवेलेबल होता है, तो 10% अवेलेबल होता है, ठीक है। 85% मॉइस्चर कंटेंट इन ग्रास, और जो ग्रासेज होती हैं, चारा होता है हरा चारा, उसमें कितना होता है 85%। 17.6% काउ बॉडी इज बिल्ड बाय प्रोटीन, काउ की जो बॉडी होती है उसमें कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, तो 17.6% प्रोटीन पाया जाता है, और 20.8% काउ की बॉडी में फैट होता है। तो ये दोनों भी आपको रिमेंबर रखने हैं कि 20.8% काउ की बॉडी फैट से बनी होती है और 17.6%
प्रोटीन से बनी होती है। आगे देखते हैं क्रूड प्रोटीन। क्रूड प्रोटीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/6.25। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रूड प्रोटीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/6.25। n का मतलब होता है नाइट्रोजन, ठीक है, याद लिख लीजिएगा आप लोग, n का मतलब होता है नाइट्रोजन। 57% वाटर कंटेंट, कैटल की बॉडी में वाटर कंटेंट कितना होता है, 57% होता है, ठीक है। काउ बॉडी रिकमेंड 14 to 18% DCP, डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, एंड TD, ठीक है, TDN कितना होता है 17%। काउ की बॉडी को रिकमेंड में इतना दिया जाता है। अब आगे देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में होते हैं, ठीक है। पहला है एमिनेशन, दूसरा है डीएमिनेशन, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक, अपोजिट टू ईच अदर। देन ट्रांसमिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना हमारा डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। आगे देखते हैं कौन कौन से स्टेप होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में होते हैं। पहला है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। देन ग्लूकोनियोजेनेसिस, दूसरा क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तीसरा है सिट्रिक एसिड साइकिल। फोर्थ इज ग्लाइकोजेनेसिस एंड फिफ्थ इज ग्लाइकोनियोलाइसिस, ठीक है। ये सभी स्टेप किसमें होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।